नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय और इस वक्त हैं हम हिमाचल के शिमला इलाके में, जहां पर चुनाव प्रचार तेजी पकड़ रहा है, लेकिन चुनाव के रंग कुछ फीके दिख रहे हैं। चुनाव आयोग की सख्ती की वजह से चुनाव के रंग फीके दिख रहे हैं या फिर इसके पीछे और दूसरी वजहें भी हैं। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त संजय चौहान जी हैं, जो कि स्टेट सेक्रेटेरिएट मेंबर हैं सीपीआईएम के और शहर के मेयर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय चौहान। हमारे साथ सुरेश भारद्वाज जी हैं, जो कि शिमला शहर के प्रत्याशी हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारद्वाज साहब। और हमारे साथ सुरिंदर सिंगला हैं, जो कि पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। सिंगला साहब, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ चुनाव आयोग के एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, भी स्वागत है नेगी जी। और हमारे साथ विश्वभूषण हैं, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में हिमाचल प्रदेश में। आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं केजे राव साहब, जो कि चुनाव आयोग के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं। राव साहब, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले सुरेश भारद्वाज जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। अभी अभी आप चुनाव प्रचार करके यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन आप लोग को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है अपने प्रचार को लेकर, जनता तक अपनी बात को पहुंचाने को लेकर? देखिए, जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अब बहुत से साधन हो गए हैं। मीडिया हो गया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है। लेकिन ये ठीक है कि आज जो चुनाव प्रचार के लिए काम हो रहा है वो मुख्य रूप से डोर टू डोर कैंपेनिंग पर या आपका जो है वो व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर हो रहा है। क्योंकि जो पहले हम पोस्टर लगाया करते थे, बैनर लगाया करते थे, या इस प्रकार का जो है वो प्रिंट मटेरियल जो है वो कहीं भी दीवारों में पोत दिया करते थे, वो अब बंद हो गया है। लगभग चुनाव आयोग की सख्ती इसको कह सकते हैं, और क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट को जो है वो प्रॉपरली जो है वो फॉलो करवाया जा रहा है। कम्युनिस्ट पार्टियां बहुत सादगी से चुनाव लड़ने के लिए मशहूर रही हैं, लेकिन इस बार क्या चुनाव में प्रचार में आप लोगों को भी दिक्कत आ रही है जनता तक पहुंचने में? आप देखें, 65 वर्षों में जो चुनाव सुधार का जो कार्य हुआ है उसको जिस तेजी से होना चाहिए था वो अभी भी उसमें काफी कमी जो है वो रही है। उसका मुख्य कारण है कि जिस प्रकार से इस देश के अंदर जो अधिकांश जनता ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रहती है, उन तक पहुंचने के लिए जो माध्यम होने चाहिए थे, उस तरह के माध्यम अभी भी जो है देश के अंदर वो विकसित नहीं हुए। तो अभी भी जो चुनाव हम यहाँ पर खासतौर पे अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, घर घर और व्यक्ति तक पहुंचकर हम जो है संपर्क कर रहे हैं। इस पर ही हमको देखने को मिला है कि चुनाव आयोग ने थोड़ा सख्ती जो है उसमें की है। वो केवल जो हमें लग रहा है कि जो छोटा पोस्टर जो छोटी पार्टियां जो इस्तेमाल करती थी या सादगी से जो प्रचार करती थी, उस पर तो रोक लगाई जा रही है। जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स है, महंगी होर्डिंग्स है, वो आज भी अगर आप देखेंगे इस चुनाव प्रचार के अंदर जो पैसे देकर जो बड़ी पार्टियां यहां पर प्रचार कर रही है, वो आज भी चल रहा है। शहर के अंदर आप देखें बड़ी होर्डिंग्स है, छोटे पोस्टर निकालने का कार्य हो रहा है। उसके अलावा जिस प्रकार से आज एक नई तकनीक जो मीडिया के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो महंगा प्रचार जो आज देखने को मिल रहा है, उस पर भी हुआ है। तो स्वाभाविक तौर पे आज भी जो इस चुनाव की प्रक्रिया है, इसमें और सुधार की आवश्यकता है। हमारी पार्टी का मानना ये है कि ये जो चुनाव प्रचार का खर्च है, ये सरकार द्वारा वहन किया जाए, ताकि सभी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले अपनी बात जो है। साहब, आप लोग का क्या अनुभव है? जैसा कि कह रहे हैं आप कि मेयर साहब कि दरअसल खर्चा कम नहीं हुआ है, लेकिन सादगी इतनी हो गई है कि लोगों तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होने लग गया है। बात यह है कि जैसे 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 मेयर साहब ने कहा, 65 साल से प्रचार करने की सिस्टम ही बदल गया है। पहले बड़ी मास पब्लिक मीटिंग होती थी, कहीं 4 लाख 5 लाख, वो अब आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस हो रही हैं विद न्यू मीडिया। जैसे भारद्वाज जी ने कहा कि अब क्या कहना प्रिंट मीडिया आ गया है, और
आपका टीवी मीडिया चैनल्स आ गए हैं, तो उसमें प्रचार की चेंजेस बहुत आई हैं। मैं समझता हूं कि इस पे जो कोड ऑफ कंडक्ट इवॉल्व हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने किया, वो सराहनीय है, अच्छा है। और साथ ये भी कहूं कि ये जो आप प्रोग्राम कर रही हैं, ये भी एक नया ही प्रोग्राम है, क्योंकि कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें पॉलिटिकल। हम ये प्रोग्राम आपको बता दें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिमाचल के गांव-गांव में, शहर-शहर में घूमते हुए मुझे ये लोगों के जरिए महसूस हुआ कि यहाँ पर चुनाव का वो रंग नहीं दिख रहा है जो पहले हुआ करता था। जो उत्सव का माहौल चुनाव में हुआ करता था, वो उत्सव कम दिख रहा है, जश्न कम दिख रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि आखिर इस फीकेपन का राज क्या है। ये इलेक्शन तो उत्सव ही है। हाँ। लोग खुशियों से बाहर निकलते हैं, घरों में जाते हैं, कैंडिडेट मिलते हैं, जैसे डोर टू डोर कांटेक्ट है वो भी प्रचलित है, लेकिन वो जो मास बड़ी मीटिंगें एक करके चले जाते तो अब वो भी प्रचलित है, वो थोड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी जो है इलेक्शन कमीशन का एक सबसे बड़ा काम ये है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कंपेन ही कंट्रोल करने की नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहां तक ये कंट्रोल कर सकते हैं? जी, यही पूछते हैं नेगी साहब हमारे साथ चुनाव आयोग। वही बता रहा हूं। मसला मुद्दा कंपेन के करैक्टर का नहीं है। हाँ। मसला मुद्दा के कंपेन कैसे है, लोग खुशी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सारी बातें सही हैं। बदला है और बदलता जाएगा, मैं समझता हूं। लोग मास मीडिया पे विश्वास करते जाएंगे, लेकिन मेरा सवाल इनसे है कि जो सरकारें इन पावर होती हैं, वो मशीनरी को, स्टेट की मशीनरी को ऐसे कंट्रोल कर रखा है कि अपने मर्जी के ऑफिसर लगा रखे हैं। जहां सेंसिटिव बूथ्स हैं, सेंसिटिव कंस्टिट्यूएंसीज हैं, वहां पे फ्री एंड फेयर पोल हो ही नहीं सकता है जी। जब तक आप इलेक्शन कमीशन जी जैसे हमने कोई 50। सर, हम इसमें पूरी डिटेल आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के प्रतिनिधि हैं नेगी साहब, आप ये बताइए कि जैसा कि सिंगला साहब ने चिंता जताई कि सवाल इस बात का नहीं है कि कैसे कैंपेन किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। सवाल इस बात का है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ताकि जनता को जो लोकतंत्र में भरोसा है वो बना रहे और जो भागीदारी है जनता की लोकतंत्र में वो सुनिश्चित हो जाए। फ्री एंड फेयर हर कैंपेन तो जरूरी है, परंतु कैंपेन फ्री एंड कैंपेन को रेगुलेट करना, ये मतलब जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो इंस्ट्रक्शंस है उसके विद इन दैट परव्यू कैंपेन चलाया जाए, ये हमारी कोशिश है। हमने ये जरूर देखा है कि पिछले 60-65 सालों में और खास तौर से टीएन सेशन के बाद जो चुनाव सुधार हुआ और चुनाव आयोग को एक स्टैट्यूटरी अधिकार मिले, उसके बाद से ये जरूर हुआ कि गुंडागर्दी खत्म हुई, बूथ कैप्चरिंग खत्म हुई, लोग अब अपने घरों से निकलकर आजादी से वोट डालने निकल रहे हैं। चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा होता जा रहा है कि जैसे लोकतंत्र में जनता जो है वो सिर्फ वोटर बनकर रह गई है, वो लोकतंत्र में पूरी तरह से भागीदारी नहीं कर पा रही है। उसको सुनिश्चित करने के लिए आप लोग की तरफ से क्या किया जाएगा? उसके वो जनता हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जितने भी हमारे इलेक्टोरल रोल में मतदाता सूची में जो रजिस्टर्ड है सारे मतदान करें। उसके लिए हमने वोटर एजुकेशन का प्रोग्राम चलाया हुआ है। एक स्वीप हमारा प्रोजेक्ट है, इलेक्टोरल एजुकेशन पर वोटर पार्टिसिपेशन है। उसके तहत हमने सारे जगह सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल करके और सारे डिस्ट्रिक्ट में, सारे सब डिविजनों में और एनजीओज के माध्यम से, हमारे जो प्रिंट और इसके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमने कल्चरल आइकॉन हमने सिलेक्ट किए हैं, उनके माध्यम से भी हम चुनाव आयोग की जो संदेश है उसको जनता तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव आयोग के सलाहकार केजे राव साहब भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राव साहब, हमने हिमाचल प्रदेश में घूमते हुए ये देखा कि यहाँ की जनता बहुत अवेयर है चुनाव को लेकर भी और अपने अधिकारों को लेकर भी, लेकिन समस्या ये है कि उसको ये लग रहा है कि पहले जैसा जश्न नहीं रहा, लोकतंत्र में जो उसकी भागीदारी थी वो कहीं घट रही है और जो प्रत्याशी हैं उनको जनता तक पहुंचने में भी चुनाव आयोग की सख्ती की वजह से थोड़ी मुश्किल आ रही है। क्या कहेंगे आप? मेरा कहना यह है कि जो अभी पॉलिटिकल लीडर्स जो कहा है मैंने सुना है, लेकिन उसमें इनका कहना है कि टोटल बैन है पोस्टर्स पर। इसको मैं नहीं मानता हूं, सही नहीं मानता हूं, क्योंकि पोस्टर्स जरूर लगा सकते हैं, होर्डिंग्स जरूर लगा सकते हैं, लेकिन प्रिस्क्राइब्ड प्लेसेस जैसे म्युनिसिपैलिटी है
या पंचायत है, उनको फिक्स्ड प्लेस होता है कि पोस्टर्स वगैरह लगाने के लिए, वो होना भी चाहिए। उन पर पोस्टर्स लगा सकता है, हर एक गांव में एक जगह प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वो तो पंचायत के ऊपर डिपेंड होता है। ये तो पॉलिटिकल पार्टी अपना आप ये गड़बड़ किया है। उनको होना चाहिए हर एक गांव में एक नोटिस बोर्ड जैसे बहुत बड़ा जगह होना चाहिए जिसमें ऐसा पोस्टर्स लगाएं, जो भी लगाएं ऑन पेमेंट जी, और वो यूज कर सकते हैं जी। आप तो म्युनिसिपालिटीज में भी हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिकल पोल्स वगैरह है, वो प्रिस्क्राइब्ड प्लेसेस होना चाहिए, उस पर लग सकता है। उसमें कोई कानून में इसमें ये नहीं है कि नहीं लगा सकते हैं करके, अगर वो ऑथराइज्ड प्रॉपर्टी होगा तो। जी जी जी, राव साहब आपके पास लौटेंगे। आप मंडी से हैं और अभी अपने गांव से घूम के आ रहे हैं विश्वभूषण जी, लेकिन क्या जो समस्या हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि चुनाव का रंग फीका होता जा रहा है और जो चुनावी रंग है उसमें राजनीतिक सोच कहीं कमजोर हो रही है। जहां तक ये जो राजनीतिक जो दो बड़ी मुख्य पार्टियां जो हिमाचल प्रदेश में हैं, कांग्रेस और भाजपा, वो कहीं ना कहीं लोगों की वेन्स जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टच करने में कहीं ना कहीं मतलब पूरी कंप्लीटली वो देख नहीं पाए हैं, इसलिए लोगों का पार्टिसिपेशन घट रहा है। दूसरा ये कि चुनाव के दौरान बड़े सारे लोग वादे करते हैं फिर उनको भूल जाते हैं, वो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज रही हो। तो जो खर्चा जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, वो जो 11 लाख रुपए रेस्ट्रिक्ट किया गया है, पहली बात तो ये है कि वो 11 लाख कहां से आ रहा है, उसको कौन दे रहा है, कौन फाइनेंस कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, वो पैसा कहां से आया, ये इलेक्शन कमीशन नहीं पूछ रहा है। जी 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 जी, जो कि पूछा जाना चाहिए। जी मेयर साहब, ये सवाल है जो विश्वभूषण ने कहा कि दरअसल राजनीतिक पार्टियां जनता में भरोसा नहीं पैदा कर पा रही हैं या भरोसा कुछ कम होता जा रहा है जनता का। शायद इस वजह से ये हो रहा है कि जनता की जो भागीदारी चुनाव में हुआ करती थी पहले, वो घटी है। स्वाभाविक तौर पे आप देखें, जिस प्रकार से मैंने कहा है कि डेमोक्रेसी के अंदर हेल्दी चुनाव प्रक्रिया का होना बहुत आवश्यक है, और वो हेल्दी चुनाव प्रक्रिया जनता की भागीदारी के बगैर नहीं हो सकती। जिस प्रकार से पहले सिंगला जी ने भी कहा कि हमारे जो एक चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बड़ा था कि भी रैलीज में लोग खुद उठकर आया करते थे, आज वो स्वरूप जो है बदला है। वो क्यों बदला है? जो विश्वभूषण जी ने भी कहा है कि जो आज तक सत्ता में जो भी पार्टियां रही है, वो जिस प्रकार से जनता के इश्यूज को लेकर वो चुनाव के अंदर गई है, और वो भरोसा जिस प्रकार से चुनाव से पहले दिया और वो भरोसा टूटा है, उससे भी जनता की भागीदारी जो है कम हुई है। और ऊपर से जो ये चुनाव आयोग का जो केजी राव साहब कह रहे हैं, वो डेफिनेटली बात है। मैं शिमला का आपको उदाहरण दूं, शिमला में पोस्टिंग के लिए सिर्फ 24 स्थान है जो तय है, जो हमें भी लिस्ट की है, जो हमने भी देखा नगर निगम में रहकर। पर आज आप देखें जहां पर होर्डिंग लगानी है, वो जो एडवर्टाइजर्स हैं उनको आउटसोर्स कर दिया, उनको जो बड़ी पार्टी जो ज्यादा पैसा दे रही हैं उनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग रही है, और जो छोटी पार्टी जो छोटा प्रचार करना चाहती है उनको वो 24 जगह दे दी और कहा कि 30 से ऊपर आप पोस्टर नहीं लगाएंगे। जी, ये चुनाव आयोग जो है उसको नहीं देख पा रहा है। चुनाव आयोग पार्शियलिटी तो नहीं कर रहा है। इस पर हम बातचीत करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि दरअसल चुनाव आयोग के नियम किस तरह से हैं और क्या चुनाव आयोग छोटी बड़ी पार्टियों में कोई भेद भी कर रहा है क्या। बने रहिएगा हमारे साथ। तो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि क्या चुनाव आयोग छोटी बड़ी पार्टियों में कहीं कोई भेद करता है, क्या खर्चों पे कटौती करने के लिए और सादगी से चुनाव लड़ने के लिए जो चुनाव आयोग ने नियम कानून बनाए हैं, जो पारदर्शिता की बात कही है, वो सही तरीके से लागू हो पा रहा है कि नहीं। नेगी जी, सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि छोटी पार्टियां कह रही हैं कि हमें कम स्पेस मिलता है प्रचार के लिए, बड़ी पार्टियों को ज्यादा स्पेस मिल जा रहा है, और जो नियम कानून है उसको भी तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है। देखिए, नियम कानून जो है सभी के लिए एक जैसी हैं। कुछ छोटी पार्टियों के लिए कोई अलग से नियम नहीं है, बड़ी पार्टियों के लिए अच्छे नियम नहीं है। इस प्रकार चुनाव आयोग की निर्देशानुसार
सभी जो है जो पोस्टर की बात किया जा रहा है, जो होर्डिंग की बात किया जा रहा है, हमने जो गवर्नमेंट्स के अचीवमेंट्स के जो है प्रोग्राम्स के अचीवमेंट्स को जो हाईलाइट करने वाली पोस्टर्स या होर्डिंग्स सारे रिमूव कराए हैं। जो हमें पास रिपोर्ट आए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से, सारे रिमूव कर दिए गए हैं। और ऐसा हो तो हमारे नोटिस में लाए, अगर कोई ऐसा बचा तो हम उसको रिमूव कर देंगे। अगर आप लोगों को कोई समस्या ही है तो शिकायत क्यों नहीं करते शिमला जी? मेरा पहला बुनियादी सवाल आप ही से है एक्चुअली ये कि अब बहुत ज्यादा वो हल्ला गुल्ला नहीं है, इलेक्शंस पे प्रोपेगेंडे पे कंट्रोल है, लेकिन अगर आप देखें पिछले 30 साल से वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। लेकिन सिंगला साहब, मैं आपको रोकूंगी यहाँ पे। वोट परसेंटेज इसलिए बढ़ रहा है कि चुनाव आयोग ने अच्छे तरीके से वोटर लिस्ट बनाई है, और जो पहले बोगस वोटर लिस्ट हुआ करती थी वो घटी है, इस वजह से वोट परसेंटेज बढ़ा है। और दूसरा कंट्रोल हुआ है, हिंसा पे कंट्रोल हुआ है, बूथ कैप्चरिंग पे कंट्रोल हुआ है। बात मुद्दा ये है, लोगों का अब इंटरेस्ट 50s में अलग था, लोग नहीं जाते थे। आज नई सदी में 21st सेंचुरी में लोग अवेयर हो गए हैं कि उनके क्या राइट्स हैं। वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। वोटिंग का जो आप ये कह रहे हैं कि ये वोटिंग का बड़ा प्रचार हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन जब प्रचार भी नहीं करता था, बहुत सी स्टेटों में जो एडवांस स्टेट्स हैं वहां पे पोल परसेंटेज 70-75% है। ये कैंपेन का कैरेक्टर चेंज होने से और वोट का पार्टिसिपेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है कि आम मासेस अब हिंदुस्तान के खड़े हो गए, दे वांट टू नो व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग। इसी मुद्दे को लेकर आप समझिए, तब चाहते हैं कि लोग कि मैं वोट तो डालूं किसी एक को, लेकिन मेरा वोट का अधिकार ही क्या करना, इलेक्शन कमीशन अगर प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, सबसे बड़ा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इलेक्शन कमीशन का? फ्री एंड फेयर पोल, नथिंग एल्स। इसके ऊपर कोई दूसरा नहीं है। अगर ऑफिसर सरकार के लगे हुए हैं और कंप्लेंटें जा रही हैं, कहीं जगह इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है और बहुत सी जगह इलेक्शन कमीशन ने कोई उस पे जवाब ही नहीं दिया हमारी पार्टी को। हम कहते हैं कि ये 2 ऑफिसर एसपी है, इसको बदलो, ये पार्शल है। जो पुलिस है हिमाचल की बहुत ज्यादा पोलिटिसाइज्ड हो चुकी है। राव साहब, सिंगला साहब के बात का जवाब देना चाहते हैं। राव साहब, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव कर रहे हैं, ये सब सहमत है। अगर कोई कंप्लेंट किसी पार्टी का है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। वो कंप्लेंट 2 ऑफिसर का नाम दे दिया, वो इम्पार्शियल नहीं है करके बोल रहे हैं, तो फिर उसको क्या क्या उन्होंने गड़बड़ किया है उसको तो प्रूफ के साथ इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरी बात है, मैं पॉलिटिकल पार्टीज को रेस्पॉन्सिबल इसलिए कहता हूं, रेस्पॉन्सिबल लेकर के ये सब गड़बड़ के लिए, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते ही नहीं है। इलेक्शन टाइम में जाते हैं, बहुत कम जाते हैं। आप घूमिएगा और अपना नाम ऐसा कमाइएगा कि वोट में प्रचार करने की जरूरत नहीं है। आप काम देख के आजकल वोट डालने लग गए लोग, मैं कहता हूं जी। क्योंकि आप लोग जो है ना, मैंने सुना बहुत आपको रोकूंगी। भारद्वाज जी, आप इसका जवाब दीजिए। जो केजे राव साहब बोल रहे हैं कि दरअसल अब वोट खरीदने की एक तरह से जो उनका एक एलिगेशन है, ये उनका एलिगेशन है कि राजनीतिक दल जनता के बीच में नहीं जाते हैं, और जब चुनाव आता है तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चा करके जनता तक जल्दी से जल्दी उनकी सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिल्कुल मैं राव साहब से जो है वो कुछ अंशों में जो है वो सहमत हूँ। चुनाव प्रक्रिया जैसे जैसे हिंदुस्तान में जो है वो आगे बढ़ी है, उसमें बहुत सारी चीजों जिसमें जो है वो चेंजेस आई हैं। जैसे आप जो है कैंपेनिंग के बारे में कह रहे थे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो जब कैंपेन को कंट्रोल किया जाएगा तभी तो वो फ्री एंड फेयर होगा। और आज इलेक्शन कमीशन जो है किसी भी अफसर को कभी भी बदलने का हुक्म दे सकता है, और बदले जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कैंपेन के दौरान ही ऑफिसर जो है बदले गए हैं। इसका अर्थ वो किस कारण से बदले हैं वो इलेक्शन कमीशन को पता होगा। वो केवल जो है वो इनकी कंप्लेंट्स के आधार पर नहीं बदले जाएंगे कि ये कंप्लेंट हर एक की कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि इनको तो पंजाब में बाकी स्टेट्स में इस तरह की चीजें होती हैं, इसलिए उसी आधार पर हिमाचल प्रदेश। राव साहब, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ी थोड़ी तरह से हम कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वो तो पॉलिटिक्स इसीलिए आ जाते हैं जब सही इलेक्शन हो, तो भी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स या करप्शन पॉलिटिक्स जो भी कम है, इस सारे के कारण है पॉलिटिकल करप्शन। मैं पहले से ही कहता हूं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। पॉलिटिकल करप्शन इतना बढ़ गया है देश में,
वो इसलिए वो सुधार की बहुत जरूरत है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मनी पावर, मजिल पावर, पेड न्यूज, ये तीन जो है ना, मैं कहता हूँ 3 डेमंस है जी। उनको जब तक पुल आउट नहीं कर देंगे, ये मैं कहता हूँ दशहरा तो अभी खत्म हुआ है, इनको खत्म कर देना चाहिए। मनी पावर, मजिल पावर, और उसके लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है जी। जेल में है वो खड़ा हो रहे हैं इलेक्शन में जी, फिर इसलिए क्या कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी? इलेक्शन कमीशन के प्रतिनिधि भी यहाँ पर हमारे साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन के प्रतिनिधि हैं। हमने कल ही अखबार में पढ़ा कि 160 से ज्यादा ऐसे प्रतिनिधि हैं जो प्रत्याशी हैं जो इलेक्शन में खड़े हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, तरह तरह के और दूसरे केसेस हैं। दूसरा हमने ये भी देखा कि जो उन्होंने कहा कि मनी पावर, मसल पावर की बात है, अगर उसको कंट्रोल किया जाएगा तभी शायद इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से हो सकेगा। आप लोग ये बताइए कि इतने दिनों के प्रचार के दौरान आप लोग को कितनी शिकायतें इस तरह की मिली हैं और उन शिकायतों के निपटारे के लिए आप लोगों ने क्या किया है? शिकायतें तो रोज आ रही हैं हमारे पास, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन से रिलेटेड, उस पर कार्रवाई हो रही है, उसकी इंक्वायरी हो रही है, उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा रहा है। और जहां तक मनी का सवाल है, हमारे पास मनी पावर के यूज पर मनी लेकर उसके कंट्रोल के लिए हमारे पास, जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल हमारा हर जगह पर है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है, और हमारे सब डिवीजन लेवल पर है, इलेक्शन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल तक भी हमारे सारे एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल इन प्लेस है। पिछले कल के फिगर अगर लिया जाए तो हमने 2 करोड़ से ज्यादा हमने सीज किए हैं कैश, जो इलीगल कैश मतलब सस्पेक्ट किया जा रहा था फ्लो इलेक्शन में किया, कि उसमें लगभग 61 लाख जो तो विद जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं, वो उनको, क्योंकि वो जेन्युइन पर्पस के ले जा रहे थे। और सवाल मैं जरूर आपसे करना चाहूंगी, कल एक बहुत ही सीनियर लीडर बड़ी राजनीतिक पार्टी के मुझसे बात कर रहे थे और उन्होंने मुझे बताया कि ये आप बहुत अच्छा इशू उठाई हैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि मैं ये जानता हूं और हम लोग सब इस वजह से जूझ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पेड न्यूज पर रोक लगाने की बात तो कही, लेकिन हमारा पैसा रुका नहीं, हमें फिर भी न्यूज को दिखाने के लिए लोगों को पे करना ही पड़ रहा है। कोई ऐसी शिकायत आई है, कोई ऐसी शिकायत आई है कि जिसके आधार पर आप लोगों ने कोई कार्रवाई की हो? हमारे पास स्टेट लेवल पर कोई ऐसा नहीं है, कोई शिकायत। एक ही शिकायत जो अपील के रूप में आई है वो मतलब डिस्पोज ऑफ कर दिया, जो लगभग जो फैसला जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पेड कमेटी, न्यूज की कमेटी यानी मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी जो बोलते हैं, उसके फैसले के को हमने रद्द करके उसको वापस किया है। एक ही कंप्लेंट आया, उसको डिसाइड कर दिया है। बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो कंप्लेंट्स आए बहुत सी वो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अगेंस्ट थे, उसमें कोई तथ्य नहीं पाए, तथ्य नहीं पाया गया और एक का निपटारा आपने कर दिया। लेकिन सच्चाई क्या है? आप लोग तो चुनाव मैदान में हैं और लोगों के पास जा रहे हैं, मीडिया से भी जूझ रहे हैं, हर तरह की मुसीबतें झेल रहे हैं। मैं जो अभी राव जी ने कहा है, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की और जरूरत है। जिस प्रकार से बार बार हमारी पार्टी कह रही है कि इलेक्शंस में बड़ी कॉर्पोरेट्स का बहुत बड़ा रोल हो गया है और फंडिंग जो है यही कॉर्पोरेट्स जो है वो आकर करती हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को, और बाद में जो है वो पॉलिसी मेकिंग में ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जो है करती है। तो मैं केजे राव जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं। हमारी पार्टी का भी यही मानना है कि इलेक्शन का जो फंडिंग भी है वो भी सरकार को जो है एक फंड बनाकर जनरेट कर ताकि हर पॉलिटिकल पार्टी को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल सके उस कैंपेन की, और जनता की भागीदारी जो है वो हो सके, तभी जाकर इसको जो है रोका जा सकता है। अन्यथा इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। मैं कल एक उस पे था दूरदर्शन में, मैं वहां पर था, तो दूरदर्शन के रेट तो ठीक है, पर मुझे वहां पर बातचीत में मालूम पड़ा कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने ये जो एफएम चैनल है 36 लाख रुपीस उनको दिए हैं। हमारे जैसे लोग या हमारी जो लोगों से, लेकिन हैरानी की बात है कि उसके बावजूद कहीं पर भी कोई इलेक्शन कमीशन में शिकायत ही करने नहीं जा रहा है। जब इलेक्शन कमिशन ने अपनी तरफ से चुनाव की घोषणा की, उसमें सबसे एम्फेसिस इसी बात पे दिया गया कि हम पेड न्यूज को कंट्रोल करेंगे, लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा है। आप दोनों प्रत्याशी दोनों ही बड़ी पार्टियों के हैं, छोटा छोटा रिएक्शन आप दोनों से चाहूंगा। केरला में सबसे रिचेस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट पार्टी है। इनके दौलत के हिसाब से कह रहा हूं, जितने एसेट्स हैं, न्यूज़पेपर ये चलाते हैं, न्यूज़पेपर ये चलाते हैं, टीवी ये चलाते हैं। नई खबर दी है, फिर सुन लीजिएगा, आप देखिए, बोलिएगा। सबसे रिचेस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट पार्टी इन केरला, सबसे रिचेस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट पार्टी इन बंगाल, एंड दे कंट्रोल मीडिया
सबसे बड़ा चैनल केरला में मार्क्सिस्ट पार्टी का है, पेपर सबसे बड़ी पार्टी इनका कंट्रोल करती है। ये कहते हैं ना कि हम कैपिटलिस्ट नहीं है, सबसे ज्यादा कैपिटलिस्ट पार्टी दोनों जगह वहां पे। दूसरा ये सुन लीजिएगा, पहले मैं इनका भारद्वाज जी का जवाब दे दूं कि हम तो ताजे ताजे हारे हैं, ये तो 2 बार हार चुके हैं नेशनल लेवल पे। एक 2004 में आ गए हम शाइनिंग इंडिया लेके, 2009 में आ गए। नेशनल इश्यूज को यहाँ पे मत लाइए। तो ऐसे भारद्वाज साहब, सवाल ये है कि ये पेड न्यूज को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां इससे परेशान भी हैं और कोई शिकायत भी करने नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है कि जो ये पेड न्यूज है, साथ ही में जो हेलीकॉप्टर में चला हुआ है प्रचार, इसके खर्चे का कोई पता नहीं है, कौन फाइनेंस कर रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है। इलेक्शन कमीशन देखे कि ये पैसा कौन दे रहा है, कौन फाइनेंस देख रहा है। जी आपको जो है जानकारी नहीं है, बाकायदा स्टार कंपेनर्स की लिस्ट इलेक्शन कमीशन को देनी पड़ती है। वो कैसे ट्रेवल करेंगे, कैसे किस तरह से करेंगे, 11 लाख में सारी लिस्ट, वो 11 लाख नहीं है, वो पार्टी का खर्चा है, वो पार्टी का खर्चा है, उसके लिए अलग से सिस्टम। मैं वही नेशनल पार्टी का खर्चा है, वो अलग इशू है। वो इनके भी लीडर आ सकते हैं, हमारे भी आ सकते हैं, इनके भी आ सकते हैं। मैं जी आपसे ये जरूर गुजारिश करूंगा कि ये जो मार्क्सिस्ट पोज करते हैं कि गरीबों की पार्टी है, सबसे ज्यादा कैपिटलिस्ट यही है। केरला का एग्जाम्पल है मार्क्सिस्ट। इसका मतलब ये हुआ भारद्वाज साहब की जो जहाँ पर जिसकी जितनी मौजूदगी है, जितना वर्चस्व है, उसके हिसाब से खर्चा करता है। क्योंकि हम अंबुजा जेपी डीएलएफ हम नहीं है। पेड न्यूज के बारे में आपने कहा, ये केजे राव साहब ने बहुत ठीक बात की है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं वो, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि हिंदुस्तान में जैसे जैसे डेमोक्रेसी विकसित हो रही है उसमें बहुत सारे जो हैं वो बदल हो रहे हैं। शुरू में जो है अलग अलग कोठड़े बनाते थे सबके लिए, वोट अलग अलग स्थानों पर डालते थे अलग अलग पार्टियों के, उसके बाद एक में आना शुरू हुआ। फिर काउंटिंग में जो है वो कभी सारे मिक्सअप करके करते हैं, कभी अलग अलग करते थे। अब नया सिस्टम ईवीएम आ गया है और हिंदुस्तान का इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो मैं समझता हूं कि वर्ल्ड में जो है वो सबसे अच्छा इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो आज बन रहा है। आदर्श है और इसलिए भी आदर्श है। 1951 में जब ये कानून लाया गया कि सभी को वोटिंग राइट मिलनी चाहिए, तो वो दुनिया में अनूठा प्रयोग था जो किसी भी देश में नहीं था। और उसके बाद से चुनाव सुधार के जितनी भी बातें भारत में सामने आई हैं, वो भी चुनाव आयोग की एक तरह से कामयाबी और सफलता मानी जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग की सफलता के साथ इस बात को भी जरूर देखना होगा कि जनता की भागीदारी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कैसे और बढ़ाई जाए, ताकि लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और लौटेंगे तो इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आगे क्या किए जाने की जरूरत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए और चुनाव का रंग जो हिमाचल प्रदेश में दिख रहा है उसे और कैसे जश्न के रंग में तब्दील किया जाए। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, लेकिन हम चलेंगे दिल्ली, जहां पर चुनाव आयोग के पूर्व सलाहकार केजे राव साहब हमारे साथ हैं। राव साहब, यहां पर तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, लेकिन ये कोई नहीं मान रहा है कि दरअसल सांगठनिक रूप से कमजोर हो रही हैं पार्टियां और जो राजनीतिक सोच युवाओं में पैदा करने की जरूरत है वो आजकल कम हो गया है और इस वजह से भी कहीं न कहीं राजनीति का रंग फीका दिख रहा है। नहीं, इसका कारण यह है पॉलिटिकल पार्टीज अपना आपको इनर पार्टी डेमोक्रेसी है ही नहीं है किसी पार्टी में जी। सो इनर पार्टी डेमोक्रेसी जब तक नहीं होता है क्योंकि आम आदमी भी लीडर बनने के लिए सोचता है लेकिन नहीं बन सकता है। जिसका पास पैसा है वही लीडर बन रहे हैं आजकल। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जो एक्सपेंडिचर है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर तो कैंडिडेट का एक्सपेंडिचर का ऊपर लिमिट है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का एक्सपेंडिचर का ऊपर कोई लिमिट नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल एक्सपेंडिचर जो टोटल पॉलिटिकल पार्टीज का ऊपर खर्चा के ऊपर भी एकदम लिमिट होना चाहिए और उसकी अकाउंट जो भी इलेक्शन कमीशन का ऑडिट का कंट्रोल में होना चाहिए। राव साहब, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी हमारे एक जो पार्टिसिपेंट हैं जो सवाल उठा रहे थे कि तमाम राजनीतिक दल जो कि हेलीकॉप्टर से और चार्टर फ्लाइट से उड़ते हैं और प्रचार करते हैं, उनके ऊपर कितना खर्चा हो रहा है इसकी तरफ ध्यान नहीं है। क्या आप इसे कंट्रोल करने की बात कह रहे हैं? कोई लिमिट नहीं है।
जब तक लिमिट वो लिमिट जो है ना, उनका पास बहुत पैसा है जी, पैसा होगा तो नेचुरली कर सकता है, क्योंकि एक्ट में कहीं भी लिमिट नहीं है पॉलिटिकल पार्टी कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं करके जी, इलेक्शन पर जी। उनका ट्रैवल एक्सपेंसेस सब फ्री है, मतलब उसमें अकाउंट में नहीं आएगा, कैंडिडेट का अकाउंट में नहीं आएगा जी। ये बड़ी समस्या हो गया ना जी राव जब साहब, तक अमेंडमेंट नहीं करेंगे सेक्शन 77 तब तक तो ये तो चलेगा ही चलेगा, उनकी हाथ में है। आप पार्लियामेंट में रेज करिएगा और उसको अमेंड करिएगा एक्ट, तब जाके एकदम सही हो आपने जाएगा। बहुत अच्छा सुझाव दिया है राव साहब। चुनाव सुधार की दिशा में अगर ये कदम उठाया जाए तो एक बड़ी महत्वपूर्ण दिशा में हम आगे बढ़ेंगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। सिंगला साहब, मेरा तो ये मानना है कि मनी पावर बड़ी जितनी भी बहाल हो बढ़ रही है, गैंगस्टरिज्म बढ़ रहा है, लेकिन इसका कोई असर नहीं है। बहुत सारे रिच पार्टियां इतना पैसा खर्चती हैं उसके बावजूद भी हारती हैं, तो ये इसके साथ कोई कनेक्टेड नहीं है। केजी राव साहब को इनका इलेक्टोरल बिहेवियर नहीं पता है लोगों का, कि जितने लोग अमीर हैं कैंडिडेट वो सबसे ज्यादा हारे हुए हैं। सो आई डोंट बिलीव कि मनी की पावर को इन्फ्लुएंस करती है। मतलब चोट खाई पार्टी के आप प्रतिनिधि के तौर पे बोल रहे हैं जी। मैं बहुत सारे इंडिविजुअल कैंडिडेट्स की बात करता हूँ। इंडिविजुअल कैंडिडेट्स इतने रिच होने के बावजूद सबसे ज्यादा वही हारते हैं। पैसे का रोल नहीं है, लोग बेवकूफ नहीं है। दूसरा एक सेकेंडली जो मुद्दा आपने शुरुआत में किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज की एजुकेशन का प्रोग्राम पर्टिकुलरली यूथ पे आपने किया, लिमिटेड है। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज का रोल भी बहुत ज्यादा है यंग जनरेशन्स को। अब इतनी एस्पिरेशन कितने बढ़ाई है पॉलिटिकल पार्टीज ने बढ़ाई है, बाकी मीडिया का रोल अपना बढ़ गया है। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि आज जो है जनता के बीच पॉलिटिकल पार्टीज नहीं जा रही हैं, टीवी डिबेट हो रहे हैं और टीवी डिबेट के थ्रू जनता को एजुकेट करने की कोशिश की जा रही है। जनता से जो सीधा इंटरेक्शन था, जनता के बीच में जो सांगठनिक ढांचा था पॉलिटिकल पार्टीज का, वो कमजोर हो रहा है। यहाँ तक कि आपकी पार्टी हमेशा इस वजह से परेशान रहती है। 17 असेंबली के हल्के हैं, एक लोकसभा का एमपी है। इज इट पॉसिबल कि अगर 5 साल भी घूमता रहे तब भी संपर्क नहीं रह सकता? जी भारद्वाज साहब, तो आपको तो कोई मीडिया इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। जी भारद्वाज साहब। नहीं, देखिए मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो विकसित हो रही है। आज कैंपेन को आप कंट्रोल कर रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए। कोड ऑफ कंडक्ट आपका लागू हो जाता है जब अनाउंसमेंट होती है इलेक्शन कमीशन की। तो सरकारें जो पहले किया करती थी कि सब कुछ जो है वो चाहे ब्यूरोक्रेसी है या कामकाज है, सब कुछ जो है कंट्रोल करती थी। आज जो है जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, सारे के सारे होर्डिंग्स चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट के थे वो सब हटा दिए गए। आज जो है वो ऑफिसर सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में है। मैं समझता हूं कि जनता में जो है वो इलेक्शन कमीशन के प्रति जो है वो ज्यादा इज्जत बढ़ी है। ये आपकी बात ठीक है कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो एजुकेशन की एक प्रोसेस है और जो अपने इनर पार्टी डेमोक्रेसी है उसमें जो है वो अधिकांश कमी आई है। जी आप पर्सनल ना हो अगर आप इसको दूसरे तरीके से बोलें, लेकिन आप लोगों का अनुभव क्या कहता है? क्या आप लोग जब चुनाव में उतरते हैं तो आपकी तो काडर बेस्ड पार्टी है तो उसका सपोर्ट रहता है, या फिर वाकई अब यूथ में और जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी की बात की जा रही है उसमें कुछ कमी आ रही है? डेफिनेटली अगर आप देखें चुनाव की प्रक्रिया केवल मात्र कोड ऑफ कंडक्ट के बाद की नहीं है। ये जो दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर जस्टिफाई कर रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट के बाद ही चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें आपको जब आप किसी डिलीवरिंग एंड पे हैं, आप 5 साल हेल्म ऑफ द अफेयर में है, आप जनता के बीच कितने रहे, कितना आपने काम किया, कितना जनता जो है आप अपने साथ जोड़ने में जो है कामयाब रहे हैं। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। स्वाभाविक तौर पे जिस प्रकार से यहां पर आया है, जो केजी राव जी ने भी कहा है कि वो जो एक पार्टी की जो संगठनिक ताकत होती थी, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ होती थी, वो डेफिनेटली वीक हुई है हर पॉलिटिकल पार्टी के। उसके कई कारण हैं। जी, उसके एक कारण ये भी हो सकता है कि जो
कह सकते हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो छात्र संघ के इलेक्शन हुआ करते थे, जिसमें यूथ की पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुआ करती थी, वो भी कहीं न कहीं चुनाव आयोग की सख्ती की वजह से और नए नए नियम कानून बनाए जाने की वजह से कुछ कम हुआ है। और शायद ये भी वजह है विश्वभूषण कि जो यूथ का इंटरेस्ट है वो अब राजनीतिक प्रक्रियाओं में घटा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के जो इलेक्शंस हैं उनमें डेमोक्रेटिक राइट्स पे बहुत बड़ा एक अटैक भी हुआ है कि एक आदमी, वैसे तो ऐसा कहीं पे भी किसी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो एटलीस्ट नहीं लिखा है कि कोई एक आदमी एक बार इलेक्शन जीत ले तो वो दूसरी बार खड़ा नहीं हो सकता। और ये सारा रूल जो है, ये लिंगदो जो कमीशन बना था उसमें ये आया और बोला कि जो एक लड़का एक बार इलेक्शन या लड़की जो भी इलेक्शन जीते तो वो दोबारा नहीं, मतलब इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकता। तो ये तो मैं मानता हूं कि ये टोटली अनडेमोक्रेटिक है, बिल्कुल ही अनडेमोक्रेटिक। और इससे तो जो लड़के आना भी चाहते हैं तो एक बार आ गया फिर उसको ये लगता है कि मैं जीत गया, अब कोई बात नहीं, अब बात खत्म हो गई। तो अदरवाइज दूसरा प्रोसेस होता था जी कि लड़के एक बार कंटेस्ट करते थे, फिर वो अगली बार के लिए फिर तैयारी करते थे। मैं ये सवाल इसलिए उठा रही हूँ सिंगला साहब, देखिए मैं ये सवाल इसलिए उठा रही हूँ कि अगर यूथ और हमारी जनता पॉलिटिकली अवेयर होगी तो आप लोगों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप लोगों को जो ज्यादा पैसे खर्चा करके जनता तक पहुंचने की कोशिश करते हैं आप, वो भी नहीं करना होगा और चुनाव की प्रक्रिया ज्यादा आसान हो जाएगी। ये बिल्कुल सही है। यही आज का आपका सबसे बढ़िया आर्गुमेंट यही है कि जैसे ही यंग जनरेशंस इंडियंस ऐसी पॉलिटिकल एजुकेशन भी होगी, अदर एजुकेशन भी होगी, हिंदुस्तान को समझने लगेंगे, अच्छी तरह पार्टिसिपेट करने लगेंगे, तो शायद पॉलिटिकल कैंपेन की कम जरूरत पड़ेगी। आई एग्री। इसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा। इनके प्रश्न पर जो है मैं एक बात, यूथ में हिमाचल प्रदेश में एटलीस्ट छात्र संघ के चुनाव होते हैं जी, और यूथ में वहां पर भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। हमारा यहाँ पर शिमला में एक सबसे बड़ा जो है वो लड़कियों का कॉलेज है, वहां पर लगभग 4000 जो है वो उसकी स्ट्रेंथ है, लेकिन जब छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो केवल 1000 या 1100 वोट पड़ते हैं उसमें। तो अब इंटरेस्ट तो उनका जो है उसी स्तर से नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि भी कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम में या हमारी पॉलिटिकल एजुकेशन कुछ देनी है हमको, उसमें जो है वो कमी आ रही है। और वो कमी पूरे समाज की है या सरकार की है या पॉलिटिकल पार्टीज की है कि हम यंग जनरेशन से ही कोई पॉलिटिकल एजुकेशन देने में जो है वो विफल हो रहे हैं। सवाल ये है कि आप लोग जो हमने यहाँ पर चिंताएं जताई, उन चिंताओं को दूर करने के लिए और जनता तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए चुनाव में क्या क्या करने के लिए आगे सोच रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमारे कल्चरल आइकॉन भी हमने सेलेक्ट किया है, पूरा प्रदेश भी बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग उनके माध्यम से भी चल रहा है। तो वोटर एजुकेशन के माध्यम से हमारे तो यह है कि जनता। अच्छा, एक सवाल ये बताइए, जो अभी राव साहब ने चिंता जताई थी कि जो राजनीतिक दल हैं वो कितना खर्चा करें चुनाव में, इसको लेकर कोई नियम कानून, कोई लिमिट नहीं है, क्या आप लोग कैसे मॉनिटर करते हैं उसे? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के खर्चा का अकाउंट्स तो रखने के लिए हमने सारे निर्देश दे रखे हैं, उसको भी मेंटेन किया जा रहा है। परंतु हम कैंडिडेट्स की इलेक्शन जो सीलिंग है, एक्सपेंडिचर सीलिंग को, उसको तो इफेक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं। उसके लिए रजिस्टर हैं, सारे एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग हमारे स्ट्रक्चर हैं वो पूरा एक्टिव है हर जगह। तो आप देख रहे हैं आप न्यूज के माध्यम से कि रोज कैश सीज हो रहे हैं, लिकर सीज हो रहे हैं और सारा मतलब आप अपना काम तत्परता से कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि उसे और आगे कैसे दुरुस्त किया जाए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जनता को भी इसमें शामिल करेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं और उनके सवाल क्या हैं हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेंट से। बने रहेगा हमारे साथ। चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसकी दिलचस्पी बढ़ाई जाए और कैसे अपने लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, इस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं, खास तौर से हिमाचल चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है, लेकिन उसे लग रहा है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार चुनाव के रंग कुछ फीके हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं जिनको आपने लगातार सुना, लेकिन अब हम चलते हैं जनता के पास। हमारे साथ शीतल हैं।
शीतल, आप सवाल पूछिए। देखिए, मेरा सवाल है, यहाँ जो लेफ्टिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं, तो मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि वो सिफारिशें क्यों लागू की गई और स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्यों हिंडर की गई, क्योंकि वो एक ऐसा वहां पे इन्होंने माहौल क्रिएट किया, वायलेंस आई, कई हत्याएं हुई कि जिससे स्टूडेंट्स ने अपना जितना उनका इंटरेस्ट था जी, आपका सवाल समझ में आ गया। मेयर साहब, आप जवाब दीजिए कि क्या स्टूडेंट पॉलिटिक्स को आप लोगों ने गंदा कर दिया था, इस वजह से इतनी सारी सख्ती बरतने की जरूरत समझ में आई? मेरा मानना यह है कि ये इशू डिफरेंट है और अगर उस पर भी चर्चा यहां पर की जाए, स्टूडेंट्स अगर अपनी मांग को लेकर कि फीस ना बढ़ाई जाए और उसके साथ साथ आप जो प्राइवेटाइजेशन है एजुकेशन का, कमर्शलाइजेशन है एजुकेशन का, अगर उसको लेकर वहां पर संघर्षरत है और उस संघर्ष को रोकने के लिए सरकारें बल प्रयोग करें, सरकारें अगर ये कह दे कि अब ये यहाँ पर इस लोकतंत्र में छात्र राजनीति की आवश्यकता नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पे ये एक हमला है उस। मेरा सवाल युवा राजनीति से है कि हम लोग युवा राजनीति में क्यों नहीं जा सकते, हमारे पे इतना रोक क्यों है कि एक बार हम कॉलेज में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो दूसरी बार हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। भारद्वाज जी ने कहा कि जैसे शिमला के सबसे बड़े कन्या महाविद्यालय में 4000 लड़कियां हैं, उनमें से 1100 वोट डाल सकते हैं और बाकी के लिए क्या है? भारद्वाज जी से ये सवाल था। मैंने यही कहा है कि जैसा यहाँ पर कहा गया कि युवाओं की ट्रेनिंग होगी डेमोक्रेसी में, इलेक्टोरल सिस्टम में, तब वो आगे आकर के भी इंटरेस्ट लेंगे। इसी के जवाब में मैंने कहा था कि युवाओं में ही ट्रेनिंग शायद कम हो रही है और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में छात्र संघ पर चुनाव में कहीं बैन नहीं है। एक बार चुनाव लड़ सकता है, दूसरी बार बैन होगा, ये अलग बात है, लेकिन छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो छात्र संघ के चुनाव में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेशन वो 4000 में से सिर्फ 1100 वोट डालने आती हैं। ये सिर्फ मुझे इस पर्टिकुलर कॉलेज का नहीं पता है, बट मेरा व्यू डिफरेंट है। आप जितने भी अर्बन यूनिवर्सिटीज के हैं उसका वोटिंग पार्टिसिपेशन आप दिल्ली में देख लीजिएगा, अभी इलेक्शन एनएसयू ही जीती है वहां पे, आप वहां पे 76% पोलिंग परसेंटेज हुआ है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पॉपुलेशन पोल परसेंटेज 83% हुआ है। डोंट टेक वन पर्टिकुलर एग्जांपल। अच्छा, यहां पे होगा कि एक बार दूसरी बार नहीं इलेक्शन लड़ सकता, लेकिन सारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। कंपल्सरी पोलिंग अगर वोटिंग हो, शायद जो लोग समझते हैं ये पॉलिटिक्स का कि ये अच्छा है ये बुरा है, वो वायलेंस की वजह से नहीं जाते। जिनको समझ नहीं है मैं भी खरीदे जाते हूं, जिससे इन्फ्लुएंस करके ले जाते, वो पोल कर देते हैं, शायद उसका रिजल्ट अच्छा कैंडिडेट नहीं मिलता और वायलेंस की वजह से हो सकता है। जैसे भारद्वाज साहब ने कहा कि एक कॉलेज में पार्टिसिपेशन कम रह गई हो, जैसे बहन जी कह रहे थे, तो लेकिन मैं जो समझता हूं, जहां मेरा एक्सपीरियंस है कि कॉलेज स्टूडेंट्स, एक जगह मशीन खराब हुई, वहां लड़कियां 2.25 घंटे वेट की कि हम फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हैं, हम डाल के जाएंगे, आप ठीक कर लो। शायद यूथ का ये है, बस इतनी सुझाव कि 100% अगर पोलिंग का कोई कर सके। आई वुड रिकमेंड के मुल्क में कंपल्सरी वोटिंग हो जाए तो फिर बहुत ज्यादा कंपेनिंग करने की भी जरूरत नहीं होगी। तो सरकार आपके ले आए। अरे आज अडवाणी जी ने उना में ये कहा है कि कंपल्सरी वोटिंग होनी चाहिए इस मुल्क में, तब ये बहुत बड़ा सुधार होगा। जी नेगी साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मेरा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में डेमोक्रेसी और कंपल्शन तो एक साथ नहीं जा सकते हैं। डेमोक्रेसी एंड कंपल्शन कैन नॉट गो टुगेदर। सो कंपल्शन इज इन इटसेल्फ अनडेमोक्रेटिक। सो ये मतलब ये डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल सिस्टम में कंपल्शन एक हमें संवैधानिक अधिकार जो मिला हुआ है कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम चाहें जो कर सकते हैं। अगर हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में कंपल्सरी वोटिंग करेंगे तो वो अधिकार का हनन होगा, कहना है। अगला सवाल पूछिए होशियार जी। जनरल है, ये जो अभी तक बात की जा रही थी मीडिया के जो रोल है इसके अंदर, उसमें है कि जैसे इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि हम लोग जो है हर चीज के ऊपर नजर रखे हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि शायद आम जनता ये जानती है कि टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से उनके बहुत ज्यादा विज्ञापन आ रहे हैं, मतलब उनको जो है बहुत ज्यादा फंडिंग हो रही है।
लेकिन जो इलेक्शन कमीशन बोल रहे हैं कि हम लोग जो है जागरूक कर रहे हैं, उसके बहुत कम जो है वहां पर जो विज्ञापन है। आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगी, विज्ञापन को विज्ञापन की तरह दिखाने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन खबर को विज्ञापन की तरह से बना के दिखाने में ऐतराज है। जी, और इसको आप क्लैरिफाई कर दीजिए अगर होशियार के लिए तो ज्यादा। मैं भी 3 कंप्लेंट्स हमारी पहुंची हुई है, 1 पे एक्शन हुआ है, 2 पे अभी एक्शन अवेटेड है। जैसे भारद्वाज जी ने माना है कि हमने रिटन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स पुलिस ऑफिसर की दी हैं, उसमें 3 पे एक्शन हुआ है, 7 एप्लीकेशन अभी भी आपके पास है। मेरी उम्मीद है कि फ्री एंड फेयर तभी हो सकता है इलेक्शन कि आप इमीडिएटली एड्रेस करिए उस एक्शंस। जी हम देखेंगे कि अभी कंप्लेंट्स, सभी कंप्लेंट्स पर प्रॉम्प्टली एक्शन हो रहा है, इंक्वायरी हो रही है, उस पर एक्शन हो रहा है। अगर फिर भी हम देख लेंगे जो कंप्लेंट्स आपको हम दोबारा देखें। पेड न्यूज के रिलेटेड सारे चीजों पर हम पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इफेक्टिवली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्टेट लेवल पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमिटीज बिठाए हैं, मीडिया मॉनिटरिंग कमिटीज बिठाए गए हैं। वो अगर तब भी आपको कंप्लेंट हो तो आप डिस्ट्रिक्ट कमेटी को आप शिकायत कीजिए, स्टेट लेवल की कमेटी भी बनी है, उस पर शिकायत लाइए, उसका हम एग्जामिन करेंगे। यहाँ पर जी एक सवाल केजे राव साहब से ले लेते हैं। राव साहब, यहाँ पर एक सुझाव आया था कि अगर कंपलसरी वोटिंग कर दिया जाए तो जनता की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। क्या आप इसे सही मानते हैं या फिर आप इसे जनता को जो अधिकार मिले हुए हैं, लोकतांत्रिक अधिकार, उसका हनन मानते हैं? कंपलसरी वोटिंग हिंदुस्तान जैसे जिसमें मुश्किल है, वैसे इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन मुश्किल है। लेकिन पहला विल पावर होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में कि कंपलसरी वोटिंग करना चाहते हैं, उसके लिए अमेंडमेंट्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारा तो एज इट इज पास्ट सिस्टम है, इसलिए उसको चेंज करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का विल पावर है। मेरे ख्याल में वो बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ पहला जो मिनिमम रिफॉर्म्स जो प्रपोज किया है वो करना चाहिए, तब जाके हो सकता है। और इलेक्टोरल सिस्टम की बदलने के लिए भी सोचना चाहिए थोड़ा जी, इसके लिए भी डिबेट्स की बहुत जरूरत है। एकदम कंपलसरी वोटिंग कर देना, इतना आप बताइए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना वोटर्स होता है और बहुत कारणों से नहीं होता है, उसको इंक्वायरी करने में स्टाफ कहां से मिलेंगे जी। ये इसलिए बहुत इट इज इम्पॉसिबल, मेरे डिक्शनरी में इम्पॉसिबल मैंने डिलीट कर दिया। हो सकता है लेकिन इसमें बहुत कठिन है, उसके लिए बहुत विल पावर चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, जो कमी है उसमें आजकल। आपसे एक आखिरी सवाल के तौर पर ये जरूर मैं जानना चाहूंगी कि जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए और क्या क्या किए जाने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर जनता का एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। विवेक हैं, विवेक आप अपना सवाल पूछिए। मेरा क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टियों से है बेरोजगारी के ऊपर। इसमें ये जो पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है कि हम 5 लाख बेरोजगारों को जो है रोजगार देंगे या हम 10 लाख बेरोजगारों को जो रोजगार देंगे, मतलब जब से देश की आजादी के बाद जो है जब से यहाँ से मतलब हिमाचल के अंदर चुनाव प्रक्रिया चली है तब से लेकर जो पॉलिटिकल पार्टी की सरकारें रही हैं, कहीं ना कहीं मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो 5 लाख या 10 लाख बेरोजगारों की जो लाइन खड़ी हुई है वो क्या इनकी देन है या उसके बाद या जो ये जो अपने मैनिफेस्टो के अंदर अब ये दे रहे हैं कि हम 10 लाख लोगों को जो रोजगार देंगे? इसका मतलब पहले जनता को अक्षम बनाते हैं और इसके बाद उसको लालच देते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको पैसे देंगे, आप जो है आप हमें वोट दे दीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ की आज जो है वो जो आर्थिक सिस्टम है वो मार्केट सिस्टम जो है हो गया है। हिंदुस्तान में मुश्किल ये रही है कि आज़ादी के बाद हमने जो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सिस्टम को अपनाया और उसमें जो है बहुत ज्यादा कंट्रोल कर दिया और सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो छोड़ दिया कि नौकरी जो कुछ भी देनी होगी वो गवर्नमेंट में ही दी जाएगी। वो बहुत सालों तक तो गवर्नमेंट में जितनी नौकरियां दी जा सकती थी दी गई, लेकिन देश की इकोनॉमी जो है उससे जो है वो खराब होती चली गई। उसका नतीजा ये हुआ कि बाद में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आने शुरू हुए, मार्केट सिस्टम हुआ, उसमें उसकी अपनी जो है वो अलग से सिस्टम है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उसमें भी उस तरह की आपको जो है नौकरी के लिए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो है वो चलता है उसमें, क्योंकि अगर आपको एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी तो फिर इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं अपने आप को इसके लिए नाकाम पा रही है कि हम सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? क्यों सिंगला के भी पहले 40-45 साल जो ये सोशलिस्ट स्ट्रक्चर सोसाइटी था उसमें गवर्नमेंट की जॉब्स बड़ी लिमिटेड हो सकती हैं, ज्यादा नहीं हो सकती हैं। जी एक्चुअली वह 91 के रिफॉर्म के बाद जो लगातार चलता आ रहा है कि मार्केट इकोनॉमी हो गई है और उससे जॉब जनरेशंस बहुत हैं कि आईटी इंडस्ट्री है, बीपीओ इंडस्ट्री है,
कम से कम एटलीस्ट 9 मिलियन जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड इन दिस सेक्टर। अब टेलीफोनी सेक्टर है, जिस दिन से प्राइवेटाइज हुआ है तो 50 करोड़ लोग हर रोज एक दूसरे से बात करते हैं, हर रोज। पहले 8 साल लगते थे जब गवर्नमेंट कंट्रोल था एमटीएनएल के 6 साल या 8 साल लगते थे टेलीफोन लगने में, मिलने में। अब ऐसे है कि अगर 50 करोड़ लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो लाखों लोग तो टेलीकॉम कंपनियों में लगे हुए हैं। जॉब जनरेशन ऐसे बढ़ता है, जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, 1948 का बजट सिर्फ 248 करोड़ का था। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट है 11 लाख करोड़। तो जैसे ही ये फ्री मार्केट इकोनॉमी बढ़ती जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ता जाएगा, जॉब जनरेशन होती जाएगी। तो ये प्रोसेस है। जरूर क्या करना, ये सही है जो हम पार्टियां बताती हैं कि इतनी जॉब जनरेशन हो जाएगी अगर हम ये पॉलिसीज अपनाएं। मेरा एक आखिरी सवाल, वो कोर इशू जिस पे हम चर्चा कर रहे थे कि जनता की भागीदारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कैसे बढ़ाई जाए, इस पर आखिरी रिएक्शन जरूर केजे राव साहब से जानना चाहेंगे। नौजवान का सवाल था। हाँ। और जो मेरे दोनों बड़ी पार्टियों ने और शासक वर्ग की पार्टियों ने जो जवाब दिया है, यानी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से शर्क कर रहे हैं। दोनों का जवाब ये है। और जो ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट आने के बाद या न्यू लिबरल इरा आने के बाद, जो सिंगला जी ने कहा कि जब नव उदारवाद शुरू हुआ है उसके बाद जो है नौकरियां हुई है, किस प्रकार की नौकरियां हुई है जो भारद्वाज जी कह रहे हैं। 600 रुपए में महीने पे ये वाटर गार्ड लगा रहे हैं। ये है जो कंपटीशन की जिसकी बात कर रहे हैं। वो नौजवान का सवाल सही है कि हमें आज दोबारा से जो है ऐसा प्रलोभन दिया जा रहा है कि हम इनके साथ चले, रोजगार अर्ध रोजगार होगा। तमाम राजनीतिक दल जनता के मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं और जनता राजनीतिक दलों से सवाल कर पा रही है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि भविष्य को देखते हुए और ज्यादा जनता की भागीदारी बढ़ाई जाए और राजनीतिक दलों को अपने अंदर भी इंटरनल डेमोक्रेसी लाने की जरूरत है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।